अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मार्वल के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जिसने एमसीयू में आते ही आग नहीं लगाई, बट इसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जो इसे मस्ट वॉच बनाते हैं। जब रेडी विलियम्स को हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था तो वो कूल थी, एक जीनियस यंग लड़की जो MIT में अपने ही ढंग से काम कर रही थी। लेकिन क्या हम उसके एक पूरे शो के लिए तैयार थे? मुझे खुद थोड़ा सा स्केप्टिकल लगा था। मुझे लगा एक और आयरन मैन जैसा कैरेक्टर। लेकिन पहले 3 एपिसोड देखने के बाद मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ, मार्वल ने रेडी विलियम्स के लिए एक ऐसी कहानी ढूंढ निकाली है जो ना सिर्फ सुनने लायक है बल्कि ये हमें दिखाती है कि टोनी स्टार्क की लेगेसी का असल मतलब क्या है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ी खबर जो इस शो के इर्द गिर्द घूम रही थी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर MCU में वापस आ चुके हैं। जी हाँ, लेकिन टोनी स्टार्क बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनकर। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो आगे किन प्रोजेक्ट्स में होंगे, लेकिन इस खबर ने ही आने वाले सालों के लिए हाइप ट्रेन को फुल स्पीड पे डाल दिया है। आयरन हार्ट शो में RDJ नहीं है, लेकिन उनकी रूह, उनका इन्फ्लुएंस हर सीन में महसूस होता है। रेडी विलियम्स टोनी स्टार्क की जगह लेने वाली सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। तो चलिए बिना कोई टाइम ज़ाया किए डाइव करते हैं आयरन हार्ट की दुनिया में। हम एपिसोड बाय एपिसोड ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये शो MCU का मस्ट वॉच बन गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एपिसोड 1 का टाइटल होना चाहिए था अ न्यू बिगिनिंग। ये एपिसोड रेडी विलियम्स की दुनिया का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन है। शो शुरू होते ही हमें MCU से कनेक्शन दिखाए जाते हैं जो हम जैसे फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं। हम देखते हैं कि रेडी का मिशन है मिस्टर स्टार्क की लेगेसी को आगे बढ़ाना और सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज करना। लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त पुश एंड पुल है। क्या वो वाकई इस लेगेसी की अच्छी वारिस है या वो अपने तरीकों से इसे बर्बाद कर देगी? ये सवाल पहली 3 एपिसोड में चलता रहता है। MIT से निकाले जाने के बाद रेडी अपने गढ़ शिकागो वापस आती है। यहाँ हमें उसकी सपोर्टिंग कास्ट और उसके ट्रेजिक पास्ट के बारे में पता चलता है। लेकिन एपिसोड का मेन इवेंट है उसकी मुलाकात पार्कर रॉबिन्स से होना। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को दी हुड के नाम से जाना जाता है। पार्कर रॉबिन्स शुरू में इतना विलेनस नहीं लगता, वो बहुत क्रिस्मेटिक है, बातों में फंसाने वाला। वो रेडी को एक एलिवेटर में फंसा लेता है जो सीन सा मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन फिर वो रेडी को एक ऑफर देता है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे सूट के लिए पैसा दूंगा। रेडी जिसे अपने सूट के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, उसकी ऑफर कबूल कर लेती है और यहीं से कहानी एक अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ती है। रेडी विलियम्स जो आयरन मैन की वारिस बनने चली थी वो जुर्म की दुनिया में कदम रख देती है। ये वो चीज़ नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। सुपर हीरोज़ की दुनिया अक्सर ब्लैक एंड वाइट होती है, अच्छे और बुरे। लेकिन रेडी का सफ़र मॉरली ग्रे है। उसे अपना हीरो बनने का तरीका खुद तलाश करना है और उस रास्ते पर चलने से पहले शायद उसे थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा। वैसे सूट का CGI शानदार है, बिल्कुल टॉप नॉच। और एपिसोड 1 का सबसे बड़ा झटका आखिरी सीन में आता है जब रेडी अपने सूट का AI एक्टिव करती है और वो AI उसकी मुर्दा बहन नेटली की शक्ल और आवाज़ में उससे बात करता है। ये रिवील शो का पूरा गेम बदल देता है। एपिसोड 2 में हमें मिलता है MCU का एक नया और मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर। मैं एल्डन का बहुत बड़ा फैन हूँ और उन्हें MCU में देखना एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एल्डन यहाँ जो का रोल प्ले कर रहे हैं, एक आम सा जो दरअसल एक जीनियस लेवल इंटेलेक्ट छुपाए बैठा है। रेडी और जो की केमिस्ट्री पहले ही सीन से कमाल है। रेडी उसे ब्लैकमेल करके अपने सूट के पार्ट्स हासिल करती है, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच एक दोस्ती शुरू हो जाती है और यही दोस्ती इस शो का हार्ट बनती जा रही है। जो रेडी के लिए एक मॉरल काउंटर पॉइंट है, मतलब वो रेडी के लिए एक आईना है जहाँ रेडी अपने सूट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो दी हुड के लिए गलत काम ही क्यों ना हो। वहीं जो उसे याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है और कुछ चीज़ें बस गलत होती हैं। जो कि ब्लैक मार्केट कनेक्शन है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से लोगों की मदद करना चाहता है, हथियार बनाना नहीं। इसके अलावा एपिसोड 2 में हम रेडी और उसकी AI बहन नेटली के रिश्ते को गहरे होते देखते हैं। नेटली का AI रेडी से असली नेटली के बारे में सीख रहा है और रेडी भी अपनी बहन की यादों से दोबारा जुड़ रही है। ये बहुत ही इमोशनल और खूबसूरत सा प्लॉट है। अब आती है बारी एपिसोड 3 की, पहली आधे सीजन की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार एपिसोड
अगर आपने अभी तक शो नहीं देखा तो शायद आप यहाँ रुकना चाहें, क्योंकि यहाँ मेजर स्पॉइलर है। एपिसोड 3 में खुलता है जो का सबसे बड़ा राज। मुझे एपिसोड 2 से ही थोड़ा सा शक था जब उसने अपने बाप के बारे में बात की थी कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपने बाप के करीब महसूस करता है। एपिसोड 3 में ये कंफर्म हो जाता है कि जो उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम है इज़ेकियल स्टेन। जी हाँ, ये ओबेडाया स्टेन का बेटा है, वही ओबेडाया स्टेन जो एमसीयू का सबसे पहला विलन था, जिसने 2008 की आयरन मैन में टोनी स्टार्क से कुश्ती की थी। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. याद आया कुछ? Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. लेकिन यहाँ है असल ट्विस्ट। ज़ीक अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अच्छा इंसान है जो अपने बाप के गुनाहों के बोझ उठाए फिर रहा है। ये उसके कैरेक्टर को मज़ीद कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देता है। एपिसोड 3 में दी हुड का क्रू एक बहुत बड़ी चोरी करता है। रेडी भी उनके साथ है, लेकिन उसका प्लान कुछ और है। वो दी हुड की पावर्स को समझना चाहती है ताकि वो खुद को बचा सके, और ये सही भी है क्योंकि पार्कर रॉबिन्स ने उसे डरने की काफ़ी वजह दी है। लेकिन रीडी एक गलती कर देती है। ज़ीक ने रीडी से साफ साफ कहा था कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो कोई भी उंगली उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन रीडी गलती से ज़ीक का बनाया हुआ बायोमेश चोरी की जगह पर छोड़ आती है। इसका मतलब है कि ज़ीक की ज़िंदगी अब खतरे में है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट अभी बाकी था। एक ऐसा फैसला जो रीडी के सुपर हीरो स्टेटस पर सवाल उठा देता है। चोरी के दौरान दी हुड का कज़न जॉन रीडी को देख लेता है और पार्कर को खबरदार करने वाला होता है। रीडी के पास ऑप्शन था कि वो उसे बेहोश कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो जॉन को दम घुटने से मरने देती है और खुद वहाँ से भाग निकलती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। ये एक हीरो का काम नहीं है, ये एक सर्वाइवर का काम है, और ये रीडी विलियम्स को एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक बना देता है। और इसका अंजाम भी फौरन सामने आ जाता है। द हुड को उसके बॉस जो भी वो है, जॉन की मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद आयरन हार्ट के सूट का साया दिखा देता है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई हैव, द हुड मे बी डोरमामू का होस्ट हो सकता है। तो गेम अब ऑन है। अब रीडी और दी हुड आमने सामने होंगे, और द हुड के पास रीडी से नफरत करने की एक पर्सनल वजह है। तो दोस्तों, ये था आयरन हार्ट की पहली 3 एपिसोड का रिव्यू, जिसको देखकर मेरा दिमाग दंग रह गया, क्योंकि मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। रीडी विलियम्स सिर्फ आयरन मैन की कॉपी नहीं है, वो एक ऐसी सक्सेसर है जिसे अपनी जगह बनाने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। डोमिनिक थोर ने इस किरदार को जिस तरीके से निभाया है वो काबिल तारीफ है। एंथनी रमोस का द हुड एक करिश्मेटिक और अजीब विलन है। एल्डन का ज़ीक स्टेन इस शो का ब्रेकअप स्टार है, और उसकी कहानी आगे कैसे डेवलप होगी ये देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये शो हमें ये दिखाता है कि हीरो बनने का मतलब सिर्फ सूट पहनकर लोगों को बचाना नहीं होता, इसका मतलब मुश्किल फैसले करना भी होता है। रीडी ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की है जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये शो कैसा लग रहा है? क्या रीडी ने जॉन को मरने देकर सही किया या गलत? और ज़ीक स्टेन का आगे क्या रोल होगा? क्या वो रीडी का दोस्त बना रहेगा या अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा? अपनी थ्योरीज और ख्यालात नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।